हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम आपका कॉमर्स सब्जेक्ट की सर्विसेज का चैप्टर कर रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है एंड लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसके देख लिए थे, जहाँ पे आपका था डिज़ायर्ड सर्विस क्या होता है, एडिक्वेट सर्विस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड उसके बाद एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था मार्केटिंग मिक्स वाला टॉपिक। तो उसमें हमने क्या किया था, एक बार हम फिर से पॉइंट देख लेते हैं उसके। तो उस मार्केटिंग मिक्स वाले पॉइंट में जो एलिमेंट्स आते हैं उसको हमने ओवरऑल देख लिया था कि क्या क्या होता है। ये देखिए, मार्केटिंग मिक्स जो होता है जहाँ पे 8 एलिमेंट्स रहेंगे आपके, तो उन 8 एलिमेंट्स को हमने देखिए, प्रोडक्ट, पीपल, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी, इस चीज़ को हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था। अब इन्हीं 8 एलिमेंट्स को एक एक करके हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपका मार्केटिंग मिक्स के 8 एलिमेंट्स के लिए। ओके, यहाँ पे है सर्विस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं सर्विस प्रोडक्ट के बारे में स्टूडेंट्स। तो अब ये सर्विस प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब वो जो 8 एलिमेंट्स हमने देखे थे, तो मार्केटिंग हमें मिक्स करना है, मार्केटिंग मिक्स। वहाँ पे हम क्या करते हैं, उन 8 एलिमेंट्स का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं कि हम हमारी सर्विसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर को दे पाए, ताकि हमारा बिजनेस एकदम से सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर सके एंड उसके बाद वो गुडविल अर्न कर सके। तो उस एलिमेंट में सबसे पहला हम देखते हैं सर्विस प्रोडक्ट। अब ये सर्विस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, वो हो जाएगा आपका सर्विस प्रोडक्ट। मान लो कोई भी सर्विस हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट का है, वेयर हाउसिंग का है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, या फिर पर्सनल सर्विसेज भी हो सकता है, होटल सर्विस है, सैलून सर्विस है, रिपेयर सर्विस है, हाउस पेंटिंग सर्विस है, कोई भी सर्विस हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे सर्विस प्रोडक्ट। अब ये तो हो गया सर्विस प्रोडक्ट का मीनिंग। अब हम देखेंगे कि भाई ये सर्विस प्रोडक्ट को अगर सक्सेसफुल होना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं हमारे सर्विस प्रोडक्ट के लिए, हमारी सर्विस के लिए, तो हम क्या करेंगे कि हमारी सर्विस होनी कैसी चाहिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को परफेक्टली मैच करे। अब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कस्टमर की नीड को एग्जैक्टली मैच नहीं करती है, तो फिर वो सर्विस फेल हो जाती है मार्केट में, फिर वो ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं उन लोगों ने क्या मीनिंग दिया हुआ है। द सर्विस प्रोडक्ट मस्ट बी डिजाइन प्रॉपरली टू क्रिएट वैल्यू टू द कस्टमर्स। देखिए कैसी होनी चाहिए सर्विस हमारी, जो वैल्यू क्रिएट करती हो कस्टमर्स के लिए। अगर कस्टमर को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कस्टमर वो सर्विस नहीं लेगा। डिजाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स बिगिंस विथ क्रिएटिंग अ सर्विस कॉन्सेप्ट which would satisfy customer needs better than the competing service providers। देखिए मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होता है, हमारे सिवाय भी और बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही सर्विस। तो अगर हमारी सर्विस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो कस्टमर क्या करता है, अदर सर्विस प्रोवाइडर के पास स्विच ओवर हो जाता है। Service providers must differentiate their service offering in relation to the competitors. The service product must provide core benefit that responds to the primary need of the customer. The core service product must be accompanied by an array of supplementary services elements which enables the customers to use the core service product more effectively। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है कि हमारी सर्विस कैसी होनी चाहिए, जो कस्टमर की कोर नीड बराबर कोर बेनिफिट उसे प्रोवाइड करे। कोर का मतलब होता है एकदम जो मेन उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसे सेटिस्फाई करके दे। तो उससे क्या होता है, कस्टमर की प्राइमरी नीड फुलफिल हो जाती है। एंड उसके बाद क्या करना है, बेसिक नीड जो कोर नीड है वो तो हम फुलफिल करेंगे ही, उसके साथ ही सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, अदर सर्विसेज भी, सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी देता है। उससे क्या होता है, कस्टमर बहुत
खुश हो जाता है एंड वो लॉयल हो जाता है बिजनेस को। जैसे कि हम ट्रेन सर्विस की बात करें, ठीक है, तो उसका कोर बेनिफिट क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, ठीक है, ये मेन काम है उसका। लेकिन उसके साथ ही और अदर सर्विस भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि फूड मिलता है एंड बाकी सारी कोई चीज़ें भी ट्रेन में आती रहती है, लोग शॉपिंग करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे और भी सप्लीमेंट्री सर्विसेज वहाँ पे लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, कोर जो बेनिफिट था वो तो प्रोवाइड किया ही, साथ में सप्लीमेंट्री सर्विस भी कस्टमर को दे दी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें लेवल्स ऑफ सर्विस देखना है कि भाई हम जो सर्विस देने वाले हैं कस्टमर को, तो उसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन लोगों ने हमें डायग्राम के ज़रिए पहले तो कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन सी हम सर्विस देते हैं कस्टमर्स को। सबसे पहले उसमें आता है कोर बेनिफिट, ठीक है, मेन जो सर्विस रहेगी वो कोर बेनिफिट, ठीक है। अब ये बेसिक सर्विस आएगा उसके बाद, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोर सर्विस को कन्वर्ट किया है बेसिक सर्विस में, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड सर्विस, मतलब कस्टमर कुछ एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, कि हमें बेसिक सर्विस के साथ और भी काफ़ी सारी सर्विसेज मिले, ठीक है। तो वो हो जाएगा उसके बाद वाला लेवल एक्सपेक्टेड सर्विस। ऑगमेंटेड सर्विस आने वाला है, मोर देन एक्सपेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था तो सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलेगा, मैं उससे भी ज़्यादा सर्विस आपको दे दूंगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑगमेंटेड सर्विस। एंड उसके बाद आता है पोटेंशियल सर्विस। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कुछ फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि भाई फ्यूचर में सर्विस रिसीवर की कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है एंड उसके बेस पे वो क्या करेगा, सर्विसेज को क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल में है इसे। लेवल ऑफ सर्विस, प्रोफेसर थियोडोरे लेविट्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मॉडल कैन बी अप्लाइड टू द सर्विसेज कॉन्सेप्ट। वेरियस लेवल्स इंक्लूड कोर सर्विस, बेनिफिट, बेसिक सर्विस, एक्सपेक्टेड सर्विस, ऑगमेंटेड सर्विस एंड पोटेंशियल सर्विस, ठीक है। ये लेवल्स है सर्विसेज के जो हम अलग अलग सर्विस देते हैं उसके अंदर। तो अब यहाँ पे उसका फर्स्ट लेवल देखते हैं हम, कोर बेनिफिट। कोई भी जो सर्विस होती है उसका मेन यूज़ होता है, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट की बात की, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को या गुड्स को हम लेके जाते हैं, वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट सर्विस। उसका मेन बेनिफिट वो हो गया। जैसे हम वेयर हाउस सर्विस की बात कर रहे हैं तो उसका मेन काम क्या है, गुड्स को स्टोर करना फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस क्या करता है, फ्यूचर में हमारा जो लॉस होने वाला है उसके रिस्क को कम करके देता है। तो क्या होता है, सब सर्विसेज का कुछ ना कुछ मेन काम है जहाँ से हमें कुछ मेन बेनिफिट मिलता है, उसे हम बोलेंगे कोर बेनिफिट, ठीक है। देखिए, इट इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ अ सर्विस प्रोडक्ट, प्राइमरी लेवल हो जाएगा, प्राइमरी लेवल of a service product. It constitutes the primary benefit that a customer wants from a service. For instance, a customer buys a movie ticket for core benefit of entertainment, and in case of college the core benefit is education, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, टिकट्स लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा मेन एम क्या होता है, एंटरटेनमेंट का। एंड जब हम कॉलेज की बात करें, मेन बेनिफिट क्या है, एजुकेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। बैंक की हम बात करते हैं तो सबसे मेन काम वहाँ पे क्या हो जाता है, हम हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है हम क्या करते हैं, उसे वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देते हैं, सेविंग कर देते हैं। एंड दूसरा, हमें अगर लोन रिक्वायर्ड होती है तो बैंक क्या करती है, हमें उसके ऊपर हमें लोन देती है एंड हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये मेन काम हो जाता है बैंक का, तो वो हो जाएगा कोर बेनिफिट। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक सर्विस की तरफ कि बेसिक सर्विस क्या होता है। तो देखिए, अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा,
जिस भी सर्विस, जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, अब उसका कोर बेनिफिट हमने देख लिया, ठीक है, तो उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा बेसिक सर्विस में। जैसे कि हमने बैंक का ही बात किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से हमें कोर बेनिफिट क्या मिल रहा था, हम वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। एंड अगर हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ से लोन ले सकते हैं एंड उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो ये हमारी जो बेसिक नीड थी वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, फाइनेंशियल नीड, ठीक है। तो यहाँ पे कोर बेनिफिट को कन्वर्ट किया जाता है बेसिक सर्विस में, मतलब बैंकिंग का वो बेसिक सर्विस हो जाएगा जहाँ पे हम पैसे डिपॉजिट करते हैं एंड लोन लेते हैं, ठीक है। देखिए, द सर्विस प्रोवाइडर ट्रांसफॉर्म्स कोर बेनिफिट, क्या करता है वो, ट्रांसफॉर्म्स कोर बेनिफिट इनटू बेसिक सर्विस। द सर्विस प्रोवाइडर एड्स certain features to the core benefit and transforms it to the basic service, ठीक है। क्या करेगा वो, जो आपकी बेसिक जो आपका कोर बेनिफिट था उसके अंदर वो कुछ एडिशनल सर्विस दे देगा एंड उसके बाद वो उसको ट्रांसफ़र बना देगा बेसिक सर्विस। बेसिक सर्विस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच कस्टमर अज्यूम टू बी प्रेजेंट इन एनी सर्विस ऑफरिंग। For example, an airline has aircraft, sitting arrangement and other infrastructure to implement its services. Budget airlines like Indigo, SpiceJet, etc. provide customer only with basic service, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बताया उन लोगों ने कि भाई जो कोर बेनिफिट कस्टमर को चाहिए था उसके साथ कुछ सर्विसेज को उसने ऐड कर दिया सर्विस प्रोवाइडर ने एंड उसको बना दिया बेसिक सर्विस। जैसे बैंक की जो सर्विस थी जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं एंड लोन लेते हैं, उसके ही साथ में क्या कर दिया, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सिटिंग फैसिलिटी बना दी, ठीक है। वो सारी चीज़ें करके उसको कन्वर्ट कर दिया बेसिक सर्विसेज में। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका बेसिक सर्विस। थर्ड आता है आपका एक्सपेक्टेड सर्विस, उससे भी एक लेवल आगे। अब ये एक्सपेक्टेड सर्विस में क्या होगा, कस्टमर कुछ सर्विसेज एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहीं पे हम बैंक का ही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे कि जो हमने वहाँ पे कोर बेनिफिट देख लिए उसके साथ ही कस्टमर अब एक्सपेक्ट करेगा कि अदर सर्विसेज भी हमें मिले। अब अदर सर्विसेज में क्या हो सकता है, बैंक हमारे लिए चेक कलेक्ट करती है, सैलरीज कलेक्ट करती है, ठीक है, लॉकर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्लान्स देती है, ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है। मतलब क्या होता है, कस्टमर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक बेसिक सर्विस के ऊपर भी हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। एक्सपेक्टेड सर्विस, कस्टमर ने कुछ और एक्सपेक्ट किया, ठीक है, बेसिक सर्विस से कुछ आगे। तो एट द थर्ड लेवल, सर्विस प्रोवाइडर प्लान्स फॉर एन एक्सपेक्टेड सर्विस प्रोडक्ट। द एक्सपेक्टेड सर्विस मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशंस विच बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट व्हेन दे परचेज अ सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है। बायर क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है सर्विस प्रोवाइडर से कुछ चीज़ें, वो हो जाएगी एक्सपेक्टेड सर्विस। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अ रेस्टोरेंट मस्ट प्रोवाइड गुड सर्विस विथ वेल ट्रेन स्टाफ, गुड फूड, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, वॉशरूम्स एक्सेट्रा, ठीक है। रेस्टोरेंट का मेन काम तो क्या है, हमें फूड देना, फूड सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन उसके साथ ही कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स हो, क्लीन एनवायरनमेंट हो, वॉशरूम हो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड सर्विस, जो होगा एक लेवल आगे, किससे, आपका कोर बेनिफिट एंड बेसिक सर्विस से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑगमेंटेड सर्विस प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऑगमेंटेड सर्विस प्रोडक्ट में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलेगा कि भाई कस्टमर ने जो चीज़ें एक्सपेक्ट की है हम उससे भी आगे सर्विसेज देंगे, ठीक है, उससे भी एक लेवल हम आगे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमने बैंक का ही बात किया हुआ है, तो अब आजकल क्या होता है, बैंक और बहुत सारी ज़्यादा सर्विसेज हमें देती है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी बैंक से हमें कॉल आता है कि आपको नए नए प्लान बताने के लिए कॉल आ सकता है, या तो फिर कोई कोई बैंक में क्या होता है,
ज़ेरॉक्स वगैरह की फैसिलिटी वहीं पे अवेलेबल होती है, तो कस्टमर को बाहर नहीं जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी सर्विस जो एक्सपेक्टेड, कस्टमर ने कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है माइंड में कि हमें इतनी सर्विस तो मिलनी ही चाहिए, उसके भी और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर कुछ सर्विसेज देने वाला है, तो वो हो जाता है ऑगमेंटेड सर्विस। देखिए, एट द फोर्थ लेवल द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स ऑगमेंटेड सर्विस दैट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सीड कर रहा है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को। फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन एयरलाइन मे प्रोवाइड होटल अकोमोडेशन टू पैसेंजर व्हेन देयर इज इनऑर्डिनेट डिले इन द फ्लाइट टेक ऑफ ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस। द सर्विस प्रोवाइडर मे प्रोवाइड अ स्पेशल गिफ्ट और सम अदर बेनिफिट टू डिलाइट द कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया कि भाई नॉर्मली एयरलाइंस में कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, बेसिक सर्विस जो होती है वो एक्सपेक्ट करेगा कि चलो इतना हमको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, और भी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि फ़्लाइट को कहीं से टेक ऑफ करने में टाइम लगने वाला है तो वहाँ पे अकोमोडेशन दे दिया कस्टमर्स को, तो क्या हो जाता है, कस्टमर्स और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं एंड उस बिज़नेस को वो कस्टमर्स फिर लॉयल हो जाते हैं, वो लोग फिर वहीं से सर्विस लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका द ऑगमेंटेड सर्विस प्रोडक्ट। अब हम और आगे बढ़ते हैं फिफ्थ लेवल पे, वो है आपका पोटेंशियल सर्विस प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी ये पोटेंशियल वर्ड आता है तो आपको याद रखना है कि ये रहेगा आपका फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करने वाला है, फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि भाई जो बेसिक सर्विस थी मैंने दे दिया, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है बेसिक सर्विस से ज़्यादा, वो भी मैंने दे दिया। अब एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा भी मैंने दे दिया, ऑगमेंटेड सर्विस भी प्रोवाइड कर दिया। अब सर्विस प्रोवाइडर यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि उसे मार्केट में टिकना है। ठीक है, तो वो फ्यूचर के बारे में भी सोचता रहेगा। अब इस फ्यूचर के बारे में जब वो सोचेगा तो वो सोचेगा कि भाई इन फ्यूचर कस्टमर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, उन लोगों की क्या क्या डिमांड हो सकती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो सर्विस को डेवलप करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, बैंक की ही अगर हम बात करें तो बैंक वाले क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, एजुकेशन लोन ज़्यादा रिक्वायर्ड हो सकती है या फिर कोई और फैसिलिटी कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, उस हिसाब से वो फैसिलिटी को वो लोग क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए, ताकि फ्यूचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी बिजनेस के लिए आ सके। ठीक है, देखिए, द पोटेंशियल सर्विस प्रोडक्ट, द पोटेंशियल सर्विस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर वर्ड आपको यहाँ पे बराबर याद रखना है। द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी प्रोएक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव मतलब इन एडवांस में वो कुछ सोच रहा है, कुछ काम कर रहा है। प्रोएक्टिव टू फाइंड आउट बेटर वेज ऑफ डिलाइटिंग द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉलीडे रिसोर्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल हॉलीडे रिसोर्ट का लिया है। हॉलीडे रिसोर्ट कैन प्रोवाइड एडेड वैल्यू टू द कस्टमर्स बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवनिंग्स, sightseeing tours, special games, etc. Such actions on the part of the service provider would enable the customers to get introduced to others, and also it would be memorable experience to the customers. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, हॉलीडे रिसोर्ट क्या कर सकता है, कुछ बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज वो सोच सकता है जो वो फ्यूचर में देगा कस्टमर को। उससे क्या होगा, कस्टमर बहुत ही हैप्पी हो जाता है एंड उसके ही बिज़नेस में वो बिज़नेस के पास वो सर्विस लेने के लिए बार बार आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल सर्विस प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या देख लिया यहाँ पे, सर्विस प्रोडक्ट के बारे में हमने देख लिया। देखिए, 5 लेवल हमने देख लिए। कोर बेनिफिट होता है, उसे ही कन्वर्ट किया जाता है बेसिक सर्विस में कुछ एडिशनल फीचर्स या सर्विसेज ऐड करके। उसके बाद एक लेवल आगे एक्सपेक्टेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ऑगमेंटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो एक्सपेक्टेड सर्विस से कुछ ज़्यादा होती है। एंड उसके बाद आता है पोटेंशियल सर्विस जो रिलेट करता है फ्यूचर को, कि फ्यूचर में वो बिजनेसमैन या बिजनेस क्या क्या सर्विस देगा सर्विस रिसीवर को।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्विस प्रोडक्ट सबसे फर्स्ट एलिमेंट मार्केटिंग मिक्स में जो हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सर्विस पीपल के बारे। अब ये सर्विस पीपल का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर के वहाँ पे, ठीक है, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है, जो डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं कर रहे हैं वैसे एम्प्लॉयज़ या वैसे स्टाफ। एंड एक्सटर्नल का मतलब जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं कस्टमर के साथ, ठीक है। जैसे इंटरनल एम्प्लॉय मतलब होटल का हम एग्जांपल लेते हैं कि जो स्टाफ फूड बना रहा है वो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करता है, सर्विस नहीं देता है, जबकि दूसरे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, दूसरा स्टाफ रहता है एक्सटर्नल, वो क्या करते हैं, सीधा कस्टमर को सर्विस देते हैं, फूड देते हैं उनको एंड इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब ये जब एम्प्लॉयज़ की हम बात करते हैं, स्टाफ की हम बात करते हैं, तो ये स्टाफ कैसा होना चाहिए, तो ये स्टाफ होना चाहिए एकदम बराबर से रिक्रूट किया हुआ, मतलब अपॉइंट किया हुआ या ट्रेन किया हुआ। उससे क्या होता है, वैसा ही स्टाफ अच्छे से सर्विस दे सकता है कस्टमर को, जिस तरीके की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो परफेक्टली सर्विस दे सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसी रिलेटेड पढ़ना है सर्विस पीपल सेकेंड एलिमेंट। देखिए, customers often judge quality of service based on their assessment of people providing the service. Despite technology advances, many services still require direct interaction between the service staff and the customers. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल तो है, ठीक है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जहाँ पे कस्टमर एंड स्टाफ का इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हम एटीएम सर्विस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्टाफ एंड कस्टमर का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में बहुत आ गई है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि स्टाफ के साथ इंटरेक्शन काफ़ी सारी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम सीए के पास गए, लॉयर के पास गए, ठीक है, हमारे घर में कोई पर्सन आया कुछ इक्विपमेंट्स रिपेयर करने, तो वहाँ पे भी हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज है जहाँ पे इंटरेक्शन होता रहता है एम्प्लॉई एंड कस्टमर के बीच में, ठीक है। देखिए, द नेचर ऑफ दिस इंटरेक्शन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हाउ कस्टमर्स परसीव द सर्विस क्वालिटी। ये परसीव का मतलब कुछ ओपिनियन बनाना, मतलब ये जो इंटरेक्शन होता है स्टाफ एंड कस्टमर के बीच में, तो उससे क्या होता है, वो इंटरेक्शन काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस करने वाला है कस्टमर के ओपिनियन को रिलेटेड टू सर्विस। अगर उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा तो कस्टमर हैप्पी हो जाएगा, अगर इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, HR फंक्शंस टू मैनेज पीपल, ठीक है। क्या क्या HR फंक्शन, मतलब HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। अब यहाँ पे जैसे कि हम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या है, कंपनी के लिए एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो अब ह्यूमन रिसोर्स के कौन कौन से फंक्शंस रहेंगे यहाँ पे जो हेल्प करेंगे मैनेज करने में उन लोगों को, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। सर्विस प्रोवाइडर मस्ट अंडरटेक सेवरल ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस to manage its people or the employees. The various HR functions are briefly explained as follows. अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ कोर्स क्या आएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना मतलब क्या होता है, अलग अलग हमारे पास एम्प्लॉयज़ आए हैं जॉब के लिए, तो हम क्या करते हैं, उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि कौन बेस्ट रहेगा हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है, एंड उसको हम फिर अपॉइंट कर लेंगे, रिक्रूट कर लेंगे हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो अब ये रिक्रूटमेंट होना कैसा चाहिए कि भाई हम जिस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं पर्सन को, उस पोस्ट के हिसाब से वो पर्सन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, राइट पर्सन होना चाहिए राइट प्लेस पे। गलत पर्सन को अपॉइंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो इफ़ेक्टिवली काम वहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं,
The service provider must identify manpower requirement and accordingly make arrangement for selection of employees. By selecting the employees, the service provider must take into consideration various skills such as selection के टाइम हम कौन सी चीज़ें ध्यान रखेंगे, इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, मतलब एक दूसरे के साथ काम करने की कम्युनिकेट करने की स्किल कैसी है एम्प्लॉय की, कम्युनिकेशन स्किल कैसे वो कम्युनिकेट करता है उसके कस्टमर से, उसके सुपीरियर से, उसके साथ वाले एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, वो हम देखेंगे। लीडरशिप स्किल्स फॉर हायर पोजीशन, हायर पोजीशन पे जो लोग एम्प्लॉय रहते हैं वो क्या करते हैं, लीड करते हैं उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको, तो लीडरशिप क्वालिटी कैसी है उस पर्सन में। कॉन्सेप्चुअल स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब होता है उसे जो भी काम दिया गया है वो कितना अच्छे से समझ सकता है, कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से क्लियर कर सकता है, वो हो जाता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। जॉब रिलेटेड स्किल एक्सेट्रा, जिस जॉब रिलेटेड मतलब जिस जॉब के लिए हमने उसे अपॉइंट किया है, अकाउंटिंग के लिए किया है तो उसके रिलेटेड उसकी स्किल कैसी है, प्रोडक्शन के लिए किया है तो उस रिलेटेड उसकी स्किल कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉयज़ का हमारे बिजनेस में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, इन अ होटल इंडस्ट्री कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स are vital as every staff member except the cook directly interacts with the guest in some way or the other। यहाँ पे क्या बताया उन लोगों ने कि जब हम होटल की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉय के अंदर क्या देखेंगे कि भाई उसकी कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि उसको डायरेक्टली डील करना है विथ कस्टमर। खाली जो इंटरनल स्टाफ रहेगा जो कुकिंग कर रहा है वो ही कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं करेगा, बाकी सारे ही लोग कस्टमर से इंटरेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस, ठीक है। अब होटल की बात करें तो एम्प्लॉय को हमने खाली अपॉइंट कर दिया उससे काम नहीं चलेगा, हमें उसे ट्रेन भी तो करना पड़ेगा कि हमारा होटल बिज़नेस एग्जैक्टली है कैसा, हम कैसे कैसे फूड सर्व कर रहे हैं, कैसे कस्टमर्स आते हैं, कौन से टाइम पे ज़्यादा आते हैं, ये सारी चीज़ें सोच के हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे हमारे एम्प्लॉय को। वैसे ही बाकी सारी ही सर्विसेज की हम अगर बात करते हैं, कोई भी हो, बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी सर्विस ले लो, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जॉब, जैसा जॉब है एम्प्लॉय का उस अकॉर्डिंगली, उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमें उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो देखिए, द ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर सो दैट देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स कंसिडरेबली, ठीक है। ये सारी ही चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, सोशल बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज एक्सेट्रा। अब उसके बाद उन लोगों ने बताया ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन ऑन कंटिन्यूस बेसिस। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ट्रेनिंग दिया और छोड़ दिया, ऑन कंटिन्यूस बेसिस हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे स्टाफ को। ट्रेनिंग में बी अंडरटेकन इन हाउस एंड आउटसाइड द ऑफिस प्रीमाइसिस। ट्रेनिंग कोई भी हो सकता है, इन हाउस हमने हमारे ऑफिस के अंदर ही दे दिया, बिजनेस के अंदर, या फिर आउटसाइड बाहर भेज दिया हमने हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लेने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। अब यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड शुड नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट। द क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स डायरेक्टली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, देयरफॉर मैनेजमेंट मस्ट सिलेक्ट द राइट ट्रेनर्स विथ गुड कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल स्किल, ठीक है। जो ट्रेनर कैसे होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि हमारे एम्प्लॉय को कैसी ट्रेनिंग मिलने वाली है, तो हमें ट्रेनर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं बहुत ही अच्छे, ताकि हमारे एम्प्लॉय को भी सर्विसेज बहुत अच्छी मिले, हाई लेवल की मिले, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, ट्रेनिंग। उसके बाद आता है प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब ये प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट मतलब राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट करना।
वो होता है प्लेसमेंट सर्विस। ठीक है, हमने एम्प्लॉयज़ तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन राइट पोजीशन पे राइट पर्सन नहीं है, तो क्या होता है, वो पर्सन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। मान लो कोई हायर पोजीशन है, लेकिन वहाँ पे उसकी क्वालिफ़िकेशन का पर्सन अपॉइंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, लो क्वालिफ़िकेशन वाला पर्सन है, तो क्या होगा, उस पोजीशन पे वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली हमारे बिजनेस को ही नुकसान हो जाता है। तो द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। प्लेसमेंट वाले टॉपिक में आपको ये वर्ड याद रखना है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ द वर्क। प्लेसमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द एप्टीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। Right placement not only brings job satisfaction to the employees but also generates higher efficiency to the organization। दोनों के लिए ही ये फ़ायदे वाली चीज़ है। राइट प्लेस पे अगर राइट पर्सन है तो एम्प्लॉय भी एफिशिएंटली काम करेगा, जो फ़ायदा करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, एंड एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि भाई मुझे जो काम पसंद है वही काम मैं कर रहा हूँ, तो वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये अप्रेजल क्या होता है, देखिए अप्रेजल का मतलब होता है कि हमने एम्प्लॉयज़ के पास से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की थी कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए इतना काम करेगा, इस क्वालिटी का काम करेगा, फिर हम देखते हैं कि उसने वैसे काम किया या नहीं किया, कि उस टारगेट को उसने अचीव किया या नहीं किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। परफॉर्मेंस मतलब एम्प्लॉय जो काम करता है उसे उसका अप्रेजल करना, उसे चेक करना एंड फिर उसे उसके अकॉर्डिंगली आगे के बेनिफिट या रेम्यूनरेशन देना, उसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रेगुलरली करते रहना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि ये कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं चलो। द मैनेजमेंट मस्ट कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग मैनेजमेंट स्टाफ। ठीक है, सारे ही एम्प्लॉय का इंक्लूडिंग मैनेजमेंट स्टाफ अप्रेजल होना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स helps to identify job relevant strength and weaknesses of the employee। क्या होता है, अप्रेजल करने से हमें पता चलता है एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या क्या है एंड वीकनेस क्या क्या है। इट इनेबल्स द एम्प्लॉयज टू करेक्ट देयर वीकनेसेस एंड इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ्स। द परफॉर्मेंस अप्रेजल मस्ट बी डन पीरियडिकली, प्रेफरेबली हाफ ईयरली और ईयरली। कब होता है ये अप्रेजल, या तो हाफ ईयरली हो सकता है या तो ईयरली होता है। वेरियस मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड, स्पेशली 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक फॉर मैनेजमेंट जॉब्स। क्या बताया उन लोगों ने, 360 डिग्री अप्रेजल मोस्टली होता है। अब ये 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो काम है वो हम चेक करने वाले हैं 360 डिग्री, मतलब वो उसके सुपीरियर के साथ कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद वो उसके कस्टमर के साथ कैसे डील करता है, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ वो कैसे डील करता है, ठीक है, बाकी अदर और भी स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, उनके साथ वो कैसे डील करता है, ये सारी ही चीज़ें हम देखेंगे। उसे बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। ठीक है, तो वो टेक्निक भी यूज़ की जाती है अप्रेजल के लिए। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने ये 4th पॉइंट कर लिया परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन। ना व्हाट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को हायर पोस्ट देना। अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, एक हायर पोस्ट, वो जो जहाँ काम कर रहा है उससे एक पोस्ट हायर हम उसे दे देते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रमोशन। लेकिन ये प्रमोशन के लिए भी कुछ कंडीशन या सिचुएशन होती है जो एम्प्लॉय को पूरी करनी पड़ती है। अगर वो कंडीशन वो पूरी करता है, वो टारगेट वो अचीव करता है, तो ही उसे प्रमोशन मिलता है। देखिए, लार्ज सर्विस फर्म नीड टू प्रमोट इट्स एम्प्लॉयज़ टू हायर पोजीशन। प्रमोशन इन्वॉल्व्स अपवर्ड मूवमेंट। देखिए, अपवर्ड मूवमेंट है ये, एक लेवल हम ऊपर भेजते हैं उसे ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की।
और ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, तो उस हायरार्की में हम अपवर्ड मूवमेंट उसको एक लेवल आगे भेजते हैं पोजीशन में, तो वो हो जाता है प्रमोशन। प्रमोशन में भी ऑन सीनियरिटी बेसिस at lower level and on merit basis at top level. Promotion may motivate employees to perform effectively at higher jobs. अगर employees को प्रमोशन मिलते रहेंगे, उनके लिए कुछ कंडीशंस बनाई गई है कि भाई आप ये टारगेट्स अचीव करते हो तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो उससे क्या होता है, वो एम्प्लॉय बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो गया आपका 5th पॉइंट, प्रमोशन। के बाद आपका आता है लास्ट पॉइंट, मोटिवेशन, जो हमें ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड फंक्शन में देखना है। अब मोटिवेशन का मतलब हो जाता है हमारे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सारे ही टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, हमें क्या करते रहना पड़ता है, उन्हें कंटिन्यूअसली मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो एफिशिएंटली काम करे एंड अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे हमारे कस्टमर को। तो ये मोटिवेशन बहुत सारे तरीक़ों से दिया जा सकता है, वो एक एक चीज़ हम देखते हैं। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी मोटिवेटेड बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। देखिए, मॉनिटरी इंसेंटिव मतलब बेनिफिट्स भी हम देंगे एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी हम दे सकते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए। सम ऑफ द वेज ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड ऑटोनॉमी और पावर्स टू टेक डिसीजन मेकिंग, हम अथॉरिटी देंगे एम्प्लॉयज़ को। मॉनिटरी रिवॉर्ड सच एज हायर पे एंड इंसेंटिव्स, ठीक है, फिनेंशियली हम कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, मॉनिटरी रिवॉर्ड दे रहे हैं उन लोगों को। उसके बाद है रिवॉर्डिंग हॉनेस्टी एंड सिंसियरिटी ऑफ एम्प्लॉई। बिजनेस में हम जो सबसे हॉनेस्ट एम्प्लॉई है, सिंसियर है, उसे हम एक्नॉलेज करेंगे, उसे रिवॉर्ड देंगे। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव सच एज अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन, ठीक है, कुछ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट रिकग्निशन हमने दिया एम्प्लॉय को। गुड वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज़, वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम दे सकते हैं। अच्छी वर्किंग कंडीशंस, अच्छे इक्विपमेंट्स देंगे, वेलफेयर फैसिलिटीज़ देंगे एक्सेट्रा। तो ये सारी ही चीज़ों से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं एंड बहुत इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करते हैं हमारे बिज़नेस में, जो हेल्प करता है बिज़नेस को आगे जाने में, ग्रो करने में। तो यहाँ तक हमने 2 एलिमेंट्स पढ़ लिए बच्चों मार्केटिंग मिक्स के। अब आगे के एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।